जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, कहीं पर भी पैसा लगाना होता है, बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड, एफडी, आरडी, क्रिप्टो करेंसी। लेकिन रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी के बारे में तो दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा। आपके अड़ोस पड़ोस में आप देख लीजिए 5 साल 10 साल पहले उस प्लॉट का क्या रेट था और आज क्या रेट है। तो दोस्तों, आप भी अगर प्रॉपर्टी में कोई पैसा लगाते हैं, प्रॉपर्टी को खरीदते हैं या प्रॉपर्टी को बेचते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये सूचना आपकी चली जाती है। आपको ये भी पता होगा 31 दिसंबर 2025 को आपका ये जो साल है 2025 खत्म हो रहा है। तो इस साल को खत्म होने से पहले पहले अगर आपने भी कोई प्रॉपर्टी बेची है या खरीदी है, तो उसका किस तरह से आपको लिमिट का ध्यान रखना है, कब आपको नोटिस आने की संभावना हो जाती है और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई भी नोटिस ना आए। तो देर ना करते हुए 2025 के अंदर प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने पर कब आपको नोटिस आ सकता है, जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए या मजबूरी में आप अपनी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो इनकम टैक्स वाले कब आपको नोटिस भेज सकते हैं, क्योंकि आपका 2025 खत्म होने वाला है। तो इनकम टैक्स के रूल जान लेने बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको पता होगा, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का तो सबसे बढ़िया टूल है। आप मकान, दुकान, फ्लैट, प्लॉट, किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कब आपको नोटिस भेज सकते हैं, टैक्स के क्या रूल हैं और किन किन बातों का अगर आप सावधानी रखेंगे तो इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों हमारे साल की, यानी कि ईयर की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये ईयर वाइज चलता है दोस्तों। 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर इसका 26-27 होता है। और अभी 31 दिसंबर 2025 को हमारा कैलेंडर ईयर खत्म हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने जब खत्म हो जाएंगे तभी जाकर के आपका ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है। तो जितनी भी लिमिट्स होंगी, जो भी नोटिस है, टैक्स है, आईटीआर है, ये आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज चेक करनी होती है, देखनी होती है। अब दोस्तों, एसएफटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इंडिया के अंदर हर रोज न जाने कितने ट्रांजैक्शंस, कितने लेन देन होते हैं। मैंने मान लीजिए दोस्तों 2 लाख का प्लॉट खरीदा, मैंने 10 लाख का प्लॉट खरीदा, मैंने 15 लाख का मकान खरीदा। तो क्या ये सारे लेन देन इनकम टैक्स को पता लग जाते हैं? नहीं लगते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक ट्रांजैक्शंस को ट्रैक नहीं कर पाता है। तो इन्होंने जिम्मेदारी लगा दी है बहुत सारी रिपोर्टिंग एंटिटी की। अब दोस्तों, आप बैंक में जाते हैं, वहां पे नगद जमा कराते हैं, तो हर व्यक्ति जमा कराता है। लेकिन 10 लाख से ज्यादा का नगद जमा करवाते हैं, तभी उस व्यक्ति की सूचना वो बैंक वाले इनकम टैक्स को देंगे, जिसे कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस बोला जाता है। अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कहां करवाते हैं दोस्तों? आप रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, जिसे कि एसआरओ भी बोलते हैं, तहसीलदार भी बोलते हैं, कई बार एसडीएम वगैरह भी बैठे होते हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदने वाले और प्रॉपर्टी बेचने वाले, इन दोनों की सूचना रजिस्ट्रार के पास जाती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस रजिस्ट्रार साहब को ये जिम्मेदारी दे दी है कि आपके पास कोई भी आए, इस लिमिट से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदे या बेचे, तो हमें उसकी सूचना दे दें। इन्वेस्टमेंट का टूल मैंने बता दिया, बेस्ट है। लैंड धरती माता है दोस्तों, वो लिमिटेड है। और आप ये सोच के चलें, कोई भी प्लॉट वगैरह 100 में से 99% आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देकर ही जाती है। जो धरती माता होती है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा है, 1 साल बाद वो 12 लाख 15 लाख का या मकान होगा ही होगा। इसके अलावा दोस्तों, कैपिटल एप्रिसिएशन भी होती है और आपको रेंटल इनकम भी मिल जाती है। अगर आपने मकान या दुकान बना रखा है तो उसका किराया आता है। कई बार देखते हैं दोस्तों, खाली प्लॉट पड़ा है, यहाँ पर आपने पार्किंग के लिए किसी को जगह दे दी, किसी को आपने ग्राउंड दे दिया, तो वहां से भी आप कमाई कर सकते हैं। अब एसएफटी की बात करें, एवरी ट्रांजैक्शंस जो रिपोर्टिंग एंटिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देती है, वो आपके AIS, CIS और 26AS में शो हो जाते हैं, जिन्हें आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के लाइव खुद से देख सकते हैं। अब दोस्तों, ये देखिए TIS है, ये क्या बोलते हैं, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। एक व्यक्ति था, बिजनेस की रिसीट थी, GST की टर्नओवर थी, परचेज ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी। इसने दोस्तों 31 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। अगर ये व्यक्ति अपनी रजिस्ट्री 29 लाख रुपए या 29,99,000 रुपए की कर देता, तो ये सूचना इनकम टैक्स को नहीं जाती, क्योंकि 30 लाख की लिमिट इन्होंने रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों, ये देखिए परचेज ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी, डिप्टी कमिश्नर जो रजिस्ट्रार होते हैं, ये अलग अलग एरिया में इनका अलग अलग नाम होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये देखिए सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, सेल करी किसी व्यक्ति ने, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कोई जमीन या प्लॉट इस व्यक्ति ने बेचा 1,60,00,000 रुपए का। रिसीट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस इस तरह से होती है कि इनकम टैक्स को सूचना आपकी चली जाती है। अब ये देखिए दोस्तों, डिप्टी कमिश्नर हैं,
इसने बता दिया कि 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मैंने इस व्यक्ति को बेची है या इसने रजिस्ट्री कराई है और ट्रांसफर किया है इमूल प्रॉपर्टी। दोस्तों 194 IA के अंदर आपने रूल ध्यान दिया होगा, 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी अगर आप किसी की खरीदते हैं तो आपका 1% उसको TDS काट कर ही देने होते हैं। तो इस व्यक्ति का यहाँ पे नाम आ रहा है, इस व्यक्ति ने भी अलग दिखाया 80 लाख का, रजिस्ट्रार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, इस व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। हालांकि ट्रांजेक्शन ये एक ही है लेकिन 2 जनों ने इसको रिपोर्ट की है, तो TDS भी कटता है बहुत सारे केस के अंदर। इन चीजों का भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टैक्स की, क्योंकि सरकार को तो टैक्स से मतलब है, टैक्स की चोरी नहीं होनी चाहिए। जहां पर इनकम होगी सेल करने से, बाय करने से, ये आपको पता करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अगर आपने इसकी सोल किसी भी प्रॉपर्टी को दोस्तों खरीदते हैं तो आपकी इनकम नहीं हुई है, लेकिन इनकम टैक्स को ये जानने का अधिकार है आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, ये कहां से आपने खरीदी थी, पैसा कहां से आया था, और आपने इनकम बेची है कोई प्रॉपर्टी, और खरीदी और बेची का जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन होता है, तो आपको ITR में दिखाना पड़ेगा और प्रॉपर टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए की कोई मकान या कोई प्रॉपर्टी बेच दी, उसको आपने 40 लाख में खरीदा था, तो आपको इस 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। ये दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज की दोस्तों, उसकी सूचना भी जाती है। इफ यू हैव परचेज्ड एक हाउस, शॉप, लॉट, फ्लैट जो भी लिया और आपके पास प्रॉपर सोर्स है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन है कि पैसा कहां से आया था। अब मान लीजिए वो 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ऑनलाइन शो तो हो गई, आप ITR भरते हो 4 लाख रुपए की, तो बाकी की इनकम आपके पास कहां से आई? तो दोस्तों आप बता सकते हैं मैंने तो होम लोन करवाया है, मेरे फादर से ये लिया है, मेरे ससुर जी ने मुझे गिफ्ट दिया है। जो भी आपके पास प्रूफ है वो आप बताएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में आप खुद का पैसा बता सकते हैं, गिफ्ट लिया, बैंक से लोन लिया, रिलेटिव से, फ्रेंड से लोन लिया, या मैंने किसी को पहले लोन दे रखा था वो लोन मेरा वापस आया। दोस्तों कोई भी रजिस्ट्रार आपकी KYC के बिना प्रॉपर्टी की ना तो सेल करेंगे ना ही परचेज करेंगे। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड इंपॉर्टेंट होता है, और जहां पे पैन कार्ड दे दिया तो ये मान के चले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कभी भी आपकी किसी भी सूचना का पता लग सकता है। तो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग रजिस्ट्रार करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मान लीजिए 1/4/25 से 31/3/26, एक रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर एक पैन कार्ड में। दोस्तों पूरे साल की बात हमने की है, 31 दिसंबर आपका कैलेंडर ईयर खत्म होता है, इसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने और चले जाएंगे। 31 मार्च को आपका जाकर के साल खत्म होगा। इस पूरे साल के अंदर आपको अपनी रिपोर्टिंग का ध्यान देना है, और ये लिमिट मैंने आपको बता दी, 30 लाख से ज्यादा की अगर आप प्रॉपर्टी या तो खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो रजिस्ट्रार आपकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देंगे। और 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं दोस्तों तो आपको उस व्यक्ति का 1% TDS काटना पड़ेगा। आपने बेची है तो आपका भी वो TDS काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इफ यू आर सेलिंग प्रॉपर्टी मोर देन 50 लाख तो रजिस्ट्रार तो रिपोर्टिंग देगा ही देगा, वो बायर भी TDS काट करके आपका ऑन रिकॉर्ड सारा डाटा शो कर देगा। अब दोस्तों ITR का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने प्रॉपर ITR भरी है, आपके पास सोर्स है, जस्टिफिकेशन है कि पैसा कहां से आया था, कहां से नहीं आया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने ITR नहीं भरी है दोस्तों, अब ITR फाइलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने प्रॉपर इनकम में दिखा दिया, कैपिटल गेन भी दिखा दिया, ट्रांजैक्शंस जस्टिफाई कर रहे हैं, तो कोई नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप दोस्तों ITR नहीं भरते हैं और आप नॉन फाइलिंग का नोटिस प्राप्त कर सकते हैं। इनकम टैक्स का सेक्शन है 148, काफी खतरनाक सेक्शन है दोस्तों। उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि पैसा कहां से आया था, प्रॉपर्टी जो परचेज की थी और आपने अगर सेल की थी तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ टैक्स दिया या नहीं दिया। कब तक नोटिस आ सकता है? सेक्शन 148 का नोटिस दोस्तों 4 साल तक आ सकता है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक। अगर आपने 50 लाख से कम की रजिस्ट्री कराई है, 50 लाख से ज्यादा की रजिस्ट्री है, तो 6 साल तक आपको ये नोटिस भेजा जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है आपने ITR क्यों नहीं भरी, परचेज की थी तो वो पैसा कहां से आया था, सेल करी थी तो क्या उसके ऊपर टैक्स दिया। जस्टिफाई कर देते हो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस, मैंने टैक्स की चोरी नहीं करी है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं, ITR भरी है, ऑडिट वगैरह की लिमिट, GST की लिमिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। लेकिन आप ट्रांजैक्शन जस्टिफाई नहीं कर पाते हो कि प्रॉपर्टी जो खरीदी थी ये पैसा कहां से आया था और सेल करी थी, तो इसकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम इन्वेस्टमेंट मान करके हैवी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी लगाई जा सकती है, लगभग बराबर अमाउंट। दोस्तों अगर आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी और उसका प्रूफ आप नहीं दे पाए तो इतने ही अमाउंट की लगभग आपको इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी सरचार्ज लगाया जा सकता है। दोस्तों प्रॉपर्टी को परचेज करते हो तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, बस आपको सोर्स जस्टिफाई करने हैं। हालांकि स्टैम्प ड्यूटी या गवर्नमेंट के दलाली वगैरह सब देनी पड़ सकती है, इनकम टैक्स वालों को खरीदने पर कुछ नहीं देना है अनलेस कि आपके पास में उसका प्रूफ हो कि आपके पास ये पैसा कहां से आया था। और बात करते हैं अगर आपने प्रॉपर्टी को सेल किया है, सेल करेंगे दोस्तों तो कैपिटल गेन हो सकता है। अगर आपका 24 महीने से ज्यादा रख करके आप किसी प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12.5%, और शॉर्ट टर्म के अंदर आपका स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान देना है दोस्तों, आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो 24 महीने से पहले लेकर के बेची है बाद में, और उसको बेचने और खरीदने का जो डिफरेंस है, मान लीजिए 60 लाख की प्रॉपर्टी बेची और आपने खरीदी थी 50 लाख की, तो ये 10 लाख का प्रॉफिट आपको ITR में दिखाना है। इसका उल्टा भी हो सकता है दोस्तों, 50 लाख की
प्रॉपर्टी बेची, खरीदी 60 लाख की थी तो 10 लाख का तो लॉस हो गया, इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। इसके अलावा सेक्शन 54 के अंदर एक मकान बेच करके आप मकान खरीद सकते हैं। 54 EC के अंदर बॉन्ड्स वगैरह में पैसा लगा सकते हैं। 54 F के अंदर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर मतलब आप छूट भी ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे का सारा आपको टैक्स ही देना है। तो परचेज या सेल की रजिस्ट्री हो सके तो 30 लाख से कम की रख लें और ट्रांजेक्शंस करें अदर देन कैश के अंदर। प्रॉपर अपनी ITR भरें, ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड रखें, पैसा कहां से आया था, स्टैम्प ड्यूटी का पैसा, एक्स्ट्रा पैसा जो भी लगता है वो कहां से आया था। सोर्स रखें दोस्तों, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका पैसा कहां से आया था, गिफ्ट लिया था रिलेटिव से, रिटायरमेंट का फंड था, आपने कोई प्रॉपर्टी गोल्ड शेयर बेचे थे या रेगुलर बिजनेस के आपके जो भी खर्चे हैं। बिना मतलब का लेन देन ना करें। AIS, CIS और 26S आपको साल खत्म होने के बाद कम से कम एक बार तो चेक करना है। सेल डीड रखें, परचेज डीड रखें, प्रॉपर ITR भरें, प्रॉपर टैक्स भरें, लीगल रहें, लॉयल रहें और आपके एक पर्सनल CA जरूर होने चाहिए। ऐसा केस नहीं है तो मैं आपका छोटा भाई हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। जाते जाते एक सवाल दोस्तों, मैंने 40 लाख रुपए का मान लीजिए एक प्लॉट रजिस्ट्री कराई तो रजिस्ट्रार तो इसकी सूचना दे देगा, क्या खरीदने वाला व्यक्ति इसका 1% TDS काटेगा तो क्यों काटेगा दोस्तों, वो हमें जरूर बताएं। और कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।